हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 9th क्लास है। 9th क्लास में ज्योग्राफी देख रहे हैं। अपोहा तंत्र यानी कि बेसिकली नदी सिस्टम को पढ़ रहे थे। तो नदी सिस्टम में गंगा का हम लोग सिस्टम में पढ़ा समझ चुके थे और आई होप कि आप लोगों ने रिविजन भी किया होगा। उम्मीद कर सकता हूँ जैसे आपको याद होगा सारी चीजें मैं आपको लिखा है ताकि आप इसको अच्छे से देख चुके। उद्गम गंगोत्री ये देख लिए, अलकनंदा वाला सीन देख लिया, कहाँ कहाँ मिलती है उसके प्रमुख फैक्टर देख लिए। उत्तराखंड में 250 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1140, बिहार में 445 और उसके बाद वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर लंबी बहती है। देख चुके हैं नदी बहुत सारे बांधू बने हुए हैं और इनको देख चुके हैं। और हमें लेफ्ट राइट से मिलने वाली जो नदियां हैं उनको थोड़ा सा देख लिया। रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी ये आपका लेफ्ट से मिलती हैं और इसके बाद राइट से मिलने वाली यमुना है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। उत्तराखंड के कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री कांटान से निकलती है। अमरकंटक से सोन निकलती है। दामोदर निकलती है छोटा नागपुर के आपका प्लेट्यू से। सोन उत्तराखंड में देख चुके हैं, सहायक नदी है, प्रयागराज में मिलती है गंगा की सबसे बड़ी। और यमुना की कुछ सहायक है। लेफ्ट साइड से जो आपका मिलने वाली नदी है वो कौन सी है? जो आपका लेफ्ट साइड से मिलती है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड से मिलने वाली जो नदी है टॉन्स और हिंडन है, और जो राइट साइड से मिलने वाली नदी वो चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। इन नदियों को हम लोग इसमें देख सकते हैं। इसके बाद चंबल, सिंध ये देख लिया, बेतवा, इनके पास निकलने वाली जो नदियां हैं इन सबको हम देख चुके हैं। क्लियर है? कैमूर की पहाड़ी वगैरह, केन बेतवाओं को अब हम इतना पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी है? आज हम ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद लिखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा में भी मिल जाती है। क्लियर है? असम के बाद जब प्रवेश करती है वेस्ट बंगाल में उसके साथ ही मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? तिब्बत के पास मानसरोवर झील के ईस्टर्न यानी के पूर्वी भाग में से निकलती है। इसमें सिंधु, सतलज का भी स्रोत काफी ये आसपास से निकलती है। एक इधर से निकलती है, एक इधर से, इधर से, तीनों एक ही झील के आसपास से निकलती है। काफी नजदीक स्रोत हैं। इनकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। इसकी लंबाई यानी कि सिंधु नदी से ज्यादा लंबी है ब्रह्मपुत्र नदी, परंतु अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है, यानी कि भारत में कम बहती है। क्लियर है? यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय के समानांतर बहती है या हिमालय के पूर्वी समानांतर बहती है? पूर्वी आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा कि भाई ब्रह्मपुत्र है। समानांतर आए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी है। नामचा बरवा यानी कि पूर्व में हिमालय का शिखर का स्टार्टिंग पॉइंट है नामचा बरवा। 7,757 किलोमीटर इसकी हाइट से, और अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ लेती है, यानी कि इस तरीके से आएगी और इस तरीके से निकल जाएगी। तो ऐसा लगता है यू आकार बनाया। तो क्वेश्चन बनता है कौन सी नदी यू आकार का मोड़ बनाती है? तो आंसर आपको क्लियर होना चाहिए। यू आकार का जो मोड़ है ब्रह्मपुत्र। भारत में अरुणाचल प्रदेश गॉर्ज के मध्य से प्रवेश करती है। इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जानते हैं? दिहांग। और दिबांग, लोहित, कुनुल ये इसकी हेल्पिंग रिवर हैं और असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। सब इधर जाती है। पहले इतना लिखिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। जल्दी करिए बेटा, समझिए। हो गया? तो सिंपल ध्यान रखना है, जो हमारी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलेगी? तो
तिब्बत के पास जगह है और तिब्बत सरोवर जो झील है इस झील के पास से निकलती है। और ध्यान रखना पूर्वी किनारे से, पास से निकलती है पूर्वी किनारे से। फिर हिमालय के समानांतर बहती है, और क्या करती है, ध्यान देना है। असम में प्रवेश से यू आकार का मोड़ लेती है। कैसे है? यू आकार का मोड़ लेती है। प्रवेश में यू आकार का मोड़ लेती है और भारत में जब ये आपका प्रवेश करती है तो जो भारत का राज्य है असम, पहले असम में आएगी। असम में इसे किस नाम से जानते हैं? अभी आपने पढ़ा दिहांग, किस नाम से जानते हैं? तो असम में से दिहांग के नाम से। क्या नाम लेते हैं? दिहांग नदी के नाम से। अब दिहांग आगे बढ़ेगी तो दिहांग मिलेगी किससे? गंगा से। और गंगा और दिहांग क्या कहलाएंगी संयुक्त धारा? जमुना। और जमुना से आगे चलेगी, ये कहलाएगी बांग्लादेश में पद्मा। और उसके बाद ये इनका फाइनली डिपोजिशन होता है। ये पश्चिम बंगाल है और ये बांग्लादेश है। तो दोनों नदी इस तरीके से आगे बढ़ती जमुना के नाम से। क्लियर है? देखिए हो गया। चलिए ये थोड़ा क्रम आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फरक्का बैराज से आगे बढ़ गए। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांको और बांग्लादेश में जमुना। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया। जमुना बांग्लादेश में जमुना, ये सॉरी क्षमा चाहूंगा, ये पद्मा इधर और जमुना इधर। यहाँ कहते हैं पद्मा और ये जमुना, ये बांग्लादेश। क्लियर है? और तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? और सांगपो, क्या कह रहे हैं? सांगपो। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। कैसा है तिब्बत आपका? शीत और शुष्क क्षेत्र। अतः यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम है, यानी कि जल और सिल्ट की मात्रा कम होती है। भारत में उच्च वर्षा के क्षेत्र से होकर गुजरती है नदी का जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि असम साइड में जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व का राज्य है, इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक होती है और वर्षा होने की वजह से जो पानी है वर्षा का वो उस नदी में आता है और साथ ही साथ अपने पास जो है मिट्टी के कटाव छटाव की चीज भी लेके आता है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर गुलकित नदी के रूप में बहती है। बहुतायत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आप ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम बस याद रखेंगे?
वर्ष भर में ऋतु में यह नदी अपने आप में किनारों से ऊपर बहने लगती है। बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत में क्षति पहुंचती है। अन्य नदियां विपरीत और ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट का निक्षेप मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी कि जो गाद वगैरह कंकड़ पत्थर बालू ये सब बढ़ जाते हैं, खास कर गाद की बात कर रहे हैं। और इस तरह बाढ़ बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धाराओं में मार्ग में परिवर्तन करती है। तो बाढ़ बढ़ जाएगी, धारा बढ़ जाएगी तो नीचे गाद जम जाएगी, तो गाद जब नीचे भरेगी तो जलस्तर ऊपर आएगा, वो हल्का सा ढाल की तरफ टिल्ट हो जाता है, फिर वो मार्ग घुमा देती है। फिर ऐसे कई कंडीशन होगी, फिर वो मार्ग बदल जाएगी। इसीलिए ये जो गाद आती है, इस गाद की वजह से बार बार जो है आपका गाद बदलने और बढ़ने लगती है। और इसी को हम देख सकते हैं कि गाद किस प्रकार से बनती है। आगे देखिए, अब बात करते हैं प्रायद्वीप नदियों की। प्रायद्वीप नदियां भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट द्वारा होता है। पश्चिमी तट के निकट से उत्तर से दक्षिण की ओर, इस दिशा से की ओर प्रायद्वीपीय भाग में अधिकतर मुख्य नदी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती। नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और तापी दोनों ही बड़ी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। नदी को अपोहाद्रोणी के आकार का अपेक्षा छोटी मानी जाती है। कैसी हैं हम इनको छोटी। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। अब सबसे पहले नर्मदा द्रोणी बड़ी फेमस है, नर्मदा हार, और आप जानते हैं नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों के निकट से होता है और पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बड़ी दर्शनीय स्थल का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गौर से बहती है और जहां नदी तीव्र ढाल से गिरती है वह धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है। जो धुआंधार जल प्रपात है ये उसका निर्माण करती है। बहुत सुंदर है, कभी मौका मिले देखिए जाने का। जबलपुर में है, उसके निकट। नर्मदा को कभी कभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामित नमामि देवे नर्मदे नामक योजना प्रारंभ की है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इसके बाद है तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल का पठार है। बैतूल जिले में आपका सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं उसकी श्रृंखलाओं से है। नर्मदा संगमरमर समानांतर एक ब्रज घाटी में बहती है। ये भी आपका रिफ्ट वैली में बहती है, लेकिन लंबाई बहुत कम है, इसलिए मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच तट में मैदान में बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुंजा, पेरियार इन राज्यों में बताई जाने वाली प्रमुख नदी है। तो भारतपुंजा या पेरियार जो है ये सब इधर ही आकर गिरती हैं और ये बहने वाली नदी है। तो सबसे पहले आप नर्मदा और उसकी द्रोणी को देखिए। कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये जो नदियां हैं कहाँ से निकलकर किधर की तरफ बढ़ रही हैं, इनको आप देख सकते हैं। आगे बढ़े। गोदावरी। अब हम बात करते हैं गोदावरी जो आपकी द्रोणी है, गोदावरी द्रोणी। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीप की नदी है।
यह है महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीप नदी में इसका अपातंत्र सबसे बड़ा है। तो देखिए, प्रायद्वीप की नदी में अगर सबसे बड़ा द्रोणी किसी की है अपवातंत्र में, वो आपका गोदावरी नदी की है। इस द्रोणी में महाराष्ट्र द्रोणी का 50% हिस्सा है, यानी कि महाराष्ट्र में अकेले ये 50% बहती है गोदावरी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदी हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रणीता, माजरा, पेनगंगा। इनमें अंतिम 3 सहायक नदी हैं जो बड़े आकार में विस्तार कर्ण, जिसे इस कारण इसके दक्षिण गंगा के नाम से, दक्षिण की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है गोदावरी को। कारण 1500 किलोमीटर का लंबा ट्रैवल करने के बाद ये आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 50% द्रोणी है, यानी कि जहां इसका क्षेत्र बह रहा है, और अकेले 50% महाराष्ट्र में। तो किसकी लाइफलाइन हुई है? अकेली महाराष्ट्र की लाइफलाइन हुई है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, ये अकेले महाराष्ट्र की सबसे बड़ी लाइफलाइन है, क्योंकि अकेला हिस्सा यहाँ इसमें बहुत बड़े रूप में कवर हो रहा है। क्लियर है? अब इसके बाद है महानदी, और आप जानते हैं कि महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ से होता है। महानदी छत्तीसगढ़ जो उच्च भूमि है, छत्तीसगढ़ का जो प्लेटियो, वहां से निकलती है। उड़ीसा से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती है। 860 किलोमीटर लंबी नदी है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा 4 राज्यों में ये बह रही है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन 4 राज्यों में प्रवेश करती है। कैसा है? ये 4 राज्यों में प्रवेश करती है। बात है कृष्णा नदी को देखिए। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट से महाबलेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है महाबलेश्वर, वहां से निकलती है। 1400 किलोमीटर लंबी है, यानी कि सेकंड हो गई सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। पहली गोदावरी 1500, दूसरा कृष्णा 1400 नदी। फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, प्रभाघाट, मालघाट, मूसी और भीमा इसकी सहायक है। कुछ नदी इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में इसकी द्रोणी है। क्लियर है? ये 3 राज्य है। इसके बाद है कावेरी नदी, और आप कावेरी नदी को अच्छे से देख सकते हैं कि कावेरी वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, और तथा महाराष्ट्र से निकलकर तमिलनाडु के कुड्डूर में और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि वेस्टर्न से निकल के ईस्टर्न की तरफ जाती है। 760 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। प्रमुख इसकी सहायक नदी है अमरावती, और आपको पता है अमरावती की आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है अमरावती, उस पर बनी है। ठीक है, आपका तेलंगाना की कैपिटल है अमरावती। भवानी, हेमावती, काम्बनी और तमिलनाडु की केरला तथा कर्नाटक, इन सब में ये आपका विस्तृत नदी आपको दिखाई देती है। क्लियर है? ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए, देख लिया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। आप एक बार घर जाकर जितनी भी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा है, सिंधु है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, इन सब नदियों का केन, बेतवा, जमुना कहाँ से निकल रही है, कहाँ का इनका सोर्स है, और फाइनली कहाँ डिपोजिशन बना रही है, इनको एक बार देखिए, करिए, पढ़िए, रिविजन करिए, ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।